तो हम लोग चेक के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं कि चेक होता क्या है। चेक आज के टाइम में जितना भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें, बैंकिंग में हम चाहे जितना चैनल यूज़ कर लें, जैसे यूपीआई यूज़ करते हैं और पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। इतना सब यूज़ करने के बाद भी अगर हम 100% की बात करें तो उसमें आज भी 90 से लेकर 95% तक चेक से ही ट्रांजैक्शन होता है। मतलब इतना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के बाद भी 90% 95% लोग आज भी ट्रांजैक्शन चेक से करते हैं। वजह यह है कि बड़ा ट्रांजैक्शन चेक से होता है और जो छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एनईएफटी वगैरह से लोग कर देते हैं। तो चेक का महत्व आज भी वही है। वजह यह है कि ये सबसे सेफ मोड माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक सिक्योरिटी फीचर भी है, पैसा इधर उधर नहीं होता। दूसरी चीज़ इसके अलावा आपका रिकॉर्ड हो जाता है कि आपके खाते से पैसा गया, किसके खाते में गया, तो आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। अगर हमें किसी से चेक मिल जाए और वो पेमेंट ना करे और चेक दे दे और उसके खाते में पैसा ही नहीं है तो चेक बाउंस हो जाता है। तो वो चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक नोटिंग लिख के देता है कि आपका चेक क्यों बाउंस हो गया। तो ये एक हमें एविडेंस मिल जाता है, उसके आधार पर अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन करें तो बहुत सख्त कानून है। मतलब वो पैसा भी मिलता है, पेनाल्टी भी मिलती है और उस व्यक्ति को जेल भी हो जाती है। आपने एक नाम सुना होगा, राजपाल यादव का, वो फिल्म इंडस्ट्री के हैं। तो इन्होंने किसी से 3-4 करोड़ रुपए का पैसा लिया था, फिर उन्होंने उसका पेमेंट किया चेक से और चेक हो गया बाउंस, यानी पेमेंट नहीं मिला उसको। तो उसने जो है वही चेक जो बाउंस हुआ था उसी के आधार पर केस फाइल किया। और आपको पता है राजू पाल को क्या हो गई थी, जेल में बंद थे वो। फिर पूरा सारा तंत्र लगा उनके पीछे, सारे बड़े लोग लगे तो फिर जाके वो बेल मिला है। इतने मजबूत ऊंचे पे हाई लेवल पर सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा है तो आप समझिए चेक देना लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी आदमी चेक से पैसा अगर लेता है या देता है तो वो बच नहीं सकता। एक सेलिब्रिटीज तो बच नहीं सकता, तो आम आदमी की बात ही छोड़ दी। तो चेक को सबसे सेफ मोड माना जाता है। चेक के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई होती है उसका कुछ मतलब होता है। हर चेक में एक अल्ट्रा वायलेट इंक से उसका लोगो बना होता है, वो मशीन से रीडेबल होता है। उससे पता चल जाता है कि चेक आपका ओरिजिनल है या फोर्ज है, जाली है। इसमें एक मेहराब जैसा ऐसा बना होता है, जैसे नोट में गांधी जी का फोटो बना होता है, इसी तरीके से ये दिखता नहीं है बट गौर से देखेंगे तो चेक में मेहराब जैसा बना होता है। ये सिंबल होता है कि चेक जो है ओरिजिनल होता है। इसके अलावा ये चेक नंबर होता है। चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, शुरू में लिखा होता है। ये चेक नंबर ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर आप बना के दे दो बैंक पेमेंट कर देगा। जब कोई बैंक आपको चेक देता है तो वो यूनिक चेक नंबर इशू करता है और वो चेक नंबर जब बैंक के नंबर से मैच करेगा, मतलब ये जो चेक नंबर है बैंक ने इशू किया है तो बैंक के चेक नंबर, ये वाला नंबर और उनका नंबर दोनों, तभी पेमेंट होगा। तो कोई गलती से कुछ भी लिख के और चेक बना के और बैंक में दे दे पैसा मिल जाए तो ऐसा नहीं संभव है। इसका क्या मतलब है, MICR इसको बोलते हैं। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक रिकॉग्निशंस।
ये 9 डिजिट का होता है, MICR। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ये 9 डिजिट का, हर चेक में ये सारी चीजें होती हैं। इसका यूज क्या होता है, जब हम इस चेक को मशीन, जिसे बैंकों में स्कैनर कहा जाता है, एक स्कैनर मशीन होती है, उस मशीन में जब ये चेक को डाला जाता है तो इस नंबर को वो रीड कर लेता है, मैग्नेटिक होता है। जैसे ATM कार्ड में पीछे एक ब्लैक स्ट्रिप होती है, उसके पीछे नंबर लिखा होता है, तो वो दिखता नहीं है क्योंकि वो मैग्नेटिक होता है। तो जैसे ही मशीन में उसे हम इंसर्ट करते हैं तो वो मशीन उसको क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, तो आपका अकाउंट खुल जाता है। खुलने से पहले आपसे पासवर्ड मांगता है, फिर खुल जाता है पिन नंबर। तो इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक इंक होता है, मशीन स्कैन करता है तो बताता क्या है, 3 जानकारी देता है। एक, ये किस सिटी का चेक है, शुरू के 3 डिजिट से यही पता चलता है। फिर जो नेक्स्ट 3 डिजिट है उससे ये पता चलता है कि किस बैंक का ये चेक है। फिर आगे का जो 3 डिजिट बचा, उससे पता चलता है कि ये किस ब्रांच का चेक है। तो बैंक को बड़ी आसानी हो जाती है इससे। आपको पता है कि चेक कहाँ क्लियर होता है, तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। जहाँ चेक क्लियर होता है। और RBI का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो इसका हर प्रांत में ऑलमोस्ट एक जोनल ऑफिस होता है। पहले तो 21 था, अभी शायद बढ़ गया हो। हर शहर में लगभग, हर शहर का मतलब हर राज्य की राजधानी में एटलीस्ट एक तो है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे ज़्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में है क्या, RBI का जोनल ऑफिस। तो पहले क्या होता था, जैसे इलाहाबाद में आपने चेक लगाया, तो ये इलाहाबाद में पूरा सुबह से शाम तक का चेक क्या हुआ, एक जगह कलेक्ट हुआ। फिर वो जाता था, कहाँ जाता था, कानपुर। अब ये ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, थोड़ा बस का डिजाइन अलग टाइप का हो गया है। हाँ कार, हाँ उसको समझ लीजिएगा। ये नया है, सोलर वाला। हाँ, तो नया कार ही है, टेस्ला। तो ये इसको इग्नोर करिएगा, नया डिजाइन का कार। तो ये इलाहाबाद से कानपुर जा रहा है। तो पहले तो कलेक्ट करने में टाइम लगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट में भी टाइम, फिर कानपुर में जाएगा तो वहाँ बंडल का बंडल पूरा सामान उतरेगा। फिर वहाँ छटाई होगी कि कौन से ज़िले का है, पूरे यूपी का ही तो जाएगा। फिर वहाँ से अलग अलग स्कैनर से पता चलेगा कि इस ज़िले का है, इस बैंक का है, इस ब्रांच का है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर यहाँ से चेक होने के बाद फिर ये गाड़ी चल देगा वापस इधर। अभी कुछ बेहतर इधर आ जाएगा, इधर आ रहा है, ये इलाहाबाद पहुंचेगा, फिर आपके बैंक में जमा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया करने में 5 to 7 डेज लग जाएगा। यानी एक चेक आपने बैंक में लगाया तो 7 दिन 5 दिन के बाद आपके खाते में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ,
आरबीआई ने एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है जिसको बोलते हैं सीटीएस। सीटीएस का मतलब होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये क्या करते हैं, चेक के सामने कभी देखिएगा तो इधर लिखा रहता है सीटीएस 2008, ऐसा कुछ लिखा रहता है, कुछ नंबर लिखा होता है। इसका फायदा क्या हुआ, जब आरबीआई ने सीटीएस लॉन्च किया, अब हर चेक सीटीएस ही है, मतलब सीटीएस है, पुराना चेक नहीं। तो अब क्या करना पड़ता है, यहां से आपको कानपुर नहीं भेजना पड़ता। जो आपका चेक है उसको स्कैन कर लिया जाता है मशीन से, ठीक। स्कैन करने के बाद उसकी इमेज को मेल में अटैच कर दिया जाता है और कानपुर भेज दिया जाता है। मेल से ऑनलाइन सिस्टम, तो कितना ही समय लगेगा यहाँ से मेल करने में, 1 मिनट 2 मिनट। फिर रिप्लाई भी उनका क्या है, मेल से ही आ जाएगा। यानी अगर सुबह 10 बजे अगर आप चेक डिपॉजिट करें तो आपके खाते में 4 बजे तक पैसा आ जाएगा, सेम डे। अब इतना समय बच गया है, 5 to 7 डेज नहीं लगता। किसकी वजह से ये काम होने लगा, सीटीएस की वजह से। अगर आप सुबह चेक लगा दीजिए, 4 बजे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। एक दिन लग जाता है दूसरे बैंक का अगर चेक है तब। जैसे आज जमा करेंगे 10 तारीख को तो क्रेडिट होगा 11 तारीख को, लेकिन सेम बैंक का अगर है तो सेम डे। इसका महत्व समझ में आया। चेक के क्लियरेंस को क्या कर रहा है, ये फास्ट कर रहा है, शॉर्टिंग कर रहा है, किस जिले का है, किस बैंक का है, किस ब्रांच का है। और इसका मतलब होता है सीरियल नंबर। आपको पता है जो सीरियल नंबर ऑलरेडी इशू हो चुका है वो रिपीट तो नहीं होगा। तो अगर ब्रांच इतना चेक इशू कर चुकी है तो इसके आगे का ही इशू करेगी। तो कोई अगर गलती से नकली चेक बना के सारी चीजों को मैनेज करके भी करे और उसको नंबरिंग उससे मैच नहीं कर पाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, स्कैन ही नहीं होगा। तो ये ऐसा फीचर है जिससे चेक की जो वैलिडिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो बनी रहती है। अब बात करते हैं, ये एक सिंबल होता है, रूपी का सिंबल होता है, ये भी एक कोडिंग में होता है, इससे भी चेक हो जाता है, मतलब नॉर्मल इंक नहीं होता वो। उसमें कुछ कोडिंग भी रहती होगी तो हमें क्या पता चलेगा। जैसे एटीएम में जो ब्लैक स्ट्रिप है पीछे, तो उसमें क्या लिखा हमें क्या पता, हमें तो ब्लैक ही दिख रहा है, लेकिन कुछ तो है उसके पीछे। तो अब वो इंक डिफरेंट यूज की गई है, क्या उसमें कोडिंग छिपी हुई है वो तो मशीन ही रीड कर पाएगा। तो वो तो प्राइवेसी होती है ना, तो इसलिए नहीं दिखती है, विजिबल नहीं होती। खैर, हर चेक ओरिजिनल बियरर होता है, हर चेक बियरर होता है। बियरर का मतलब जो बियर करेगा, बियर मतलब लेके जाएगा, उसी को पेमेंट हो जाएगा। जैसे प्रीति का चेक है, इन्होंने कह दिया अनुराग से जाओ पेमेंट लेते आओ, तो अनुराग से कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, अनुराग को पेमेंट दे देंगे। अगर लगेगा कि पता नहीं इनके परिवार से हैं कि नहीं है क्या है, तो साइन करा सकते हैं। हो सकता है इनका आधार कार्ड भी बैंक मांग ले कि आधार कार्ड दे दीजिए, साइन करके दे दीजिए, लेकिन पेमेंट आपको
तो बियरर चेक का इस्तेमाल आमतौर से अपने लिए किया जाता है, जैसे बैंक से ज़्यादा पैसा निकालना हो तो एटीएम से तो नहीं निकल पाएगा भाई। एटीएम से तो एक सीमा है, 25,000, 30,000, 50,000 आप निकालेंगे। लेकिन अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एक दिन में आपको निकालना है और ज़रूरी भी है, तो फिर ऑप्शन क्या है? चेक ही है। तो यही बियरर चेक में यहाँ पर आप लिख देंगे सेल्फ, आप ही को पेमेंट मिल जाएगा। और अगर नहीं, अपनी से नहीं निकालना है, अनुराग लिखना है। रिस्क उस केस में होगा जैसे चेक खो जाए और कोई दूसरा पा जाए और वो जाके लाइन में लग जाए, ठीक, और तब तक आप बैंक को इन्फॉर्म भी ना करें कि मेरा चेक खो गया है, तो निकल सकता है। लेकिन इन बिटवीन अगर आपने किसी को, बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर दिया, तो चेक ब्लॉक हो जाएगा, पेमेंट रिस्की तो है ही है। वैसे तो एटीएम भी रिस्की ही है कि नहीं भाई? आपका एटीएम कार्ड है और उसका पिन नंबर है, वो किसी को पता हो तो आप क्या करेंगे? उसमें तो पैसे निकल ही जाएंगे ना। अगर आपने एटीएम कार्ड है आपका गिर गया और उसी के ऊपर कवर पे पिन नंबर भी लिखा हुआ है, आपने, कोई चाहेगा तो यूज तो कर ही लेगा ना। लेकिन बनाया तो गया है कि सेल्फ विड्रॉल के लिए, और इसलिए बनाया गया है कि आप ना एटीएम जाएं तो कोई दूसरा भी जाके पिन नंबर पूछ के पैसा, आपकी सुविधा के लिए तो वो बनाया गया है। लेकिन उसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बियरर चेक खुद से निकालने के लिए हुआ या किसी और को दे सकते हैं। अगर इसी चेक पे 2 लाइन ऐसे खींच दी जाए कहीं भी फेस पर, अब जिसे अनुराग लिखा है इसी के ऊपर न खींच दीजिए तो कट ही जाएगा, नाम ही कट जाएगा। मतलब खाली जगह पे साइड में कहीं पे कॉर्नर पे, तो इसका नाम हो जाएगा क्रॉस चेक। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस चेक। इसका और एक नाम है अकाउंट पेई चेक। अब ये पेमेंट किसी को नहीं मिलेगा, जिसके नाम से चेक कटा है उसी के खाते में ये पैसा जाएगा। मतलब काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, जिसके नाम से ये चेक है उसी के खाते में ये पैसा जाएगा। चाहे कोई भी जमा कर दे। मेरा 10,000 का चेक है, मैं बोलता हूँ शुभम जाइए थोड़ा बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे ही खाते में जाएगा। जिसके नाम से चेक बना है उसी के खाते में जाएगा। तो अकाउंट पेई चेक सबसे सेफ होता है, इसी को क्रॉस चेक कहते हैं। अगर 2 लाइन खींच दिया आपने तो काउंटर पे पैसा नहीं मिलेगा, जिसके नाम से चेक है उसी को ये पैसा मिलेगा। एक चेक होता है स्टेल चेक। इसे बासी चेक भी कहते हैं, मतलब पुराना चेक। तो चेक में बासी मतलब होता है 3 महीने से ज्यादा वैलिडिटी, 3 मंथ। एक चेक 3 ही महीना वैलिड होता है बस, 3 महीने के अंदर कभी भी जाकर पेमेंट ले सकते। जैसे आज तारीख 10 जून है ना, तो चेक पर हमने 10 जून लिख दिया है, यहाँ पे 10 जून लिख दिया है। तो 10 जून से 10 जुलाई 1 महीना, 10 अगस्त 2 महीना, 10 सितंबर 3 महीने तक। 10 सितंबर तक जमा करेंगे अगर चेक तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, जून लिखा तो भी कितने महीने वैलिड है? जून लिखा है, आज की डेट लिखा है। जून में कभी भी जमा करो, जुलाई में कभी भी जमा करो, इवन अगस्त में भी 10 तारीख तक जमा करो। लेकिन अगर 11 अगस्त को जमा करोगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 11 सितंबर को
तो बैंक जो है चेक क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, डिसऑनर्ड कर देगा, आपको पेमेंट, हाँ, डिसऑनर हो जाएगा, मतलब बाउंस हो जाएगा। तो एक चेक की वैलिडिटी, तो आपके पास 4 महीना पुराना चेक है तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टेल चेक कहा जाएगा। अच्छा, चेक पर अगर डेट नहीं पड़ी है तो वो तो हमेशा वैलिड रहेगा। चेक 3 महीना तभी वो एक्सपायर होगा जब उस पर डेट पड़ जाएगी। जैसे आपने खाता खुलवाया, नया चेक बुक रखे हैं, साल भर से यूज ही नहीं कर रहे हैं, एक भी चेक किसी को दिया नहीं, तो खराब नहीं हुआ, वो सारा चेक सही है। जब डेट आप डाल देंगे और किसी को देंगे तब यूज होगा। तो हम 3 महीने की बात किसकी कर रहे हैं, वो जो डेट पड़ जाती है चेक, उस डेट से 3 महीने, इसको स्टेल चेक कहा जाता है। एक चेक और होता है पीडीसी। पीडीसी का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब आगे की तारीख का। जैसे कोई कस्टमर आया और हमसे 1 लाख रुपए का सामान ले गया उधार, हमने कहा भाई ठीक है उधार दे देंगे लेकिन हमको चेक दीजिए। तो कहा पैसा तो नहीं है, तो कहा कोई बात नहीं, खाली आप हमें चेक दे दीजिए। कब का, 10 जुलाई का, 1 महीने बाद का दे दीजिए। आज हमने सामान बेचा तो हम पेमेंट 10 जुलाई से पहले निकाल नहीं सकते, क्योंकि जो डेट पड़ी होती है ना, उसी डेट से 3 महीने तक आगे काम करता है। तो 9 जुलाई को चेक काम नहीं करेगा, जो डेट पड़ा हुआ है वही डेट या उसके आगे का डेट। अब 10 जुलाई आ गई तो हम उससे एक बार कॉल करके पूछ लेंगे, भैया हम चेक लगाने जा रहे हैं बैंक में आपका। तो वो कह देगा कि रुक जाइए, पैसा अभी खाते में नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है 2 दिन बाद लगा देंगे। फिर 2 दिन बाद बोलता है कि नहीं 1 हफ्ता और रुक जाइए, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो 1 हफ्ता आप और रुक सकते हैं। ये आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। अब 1 हफ्ता हो गया फिर भी वो कह रहा नहीं और 10 दिन रुक जाए, तो आपको गुस्सा लगा, खराब लगा कि वो बार बार टाइम लेके हमें नुकसान कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप उसका चेक बैंक में लगा दीजिए। पैसा अगर नहीं है तो बाउंस हो जाएगा। तो बैंक आपको एक नोटिस देगा कि क्यों चेक आपका, आप वो नोटिस ले लीजिए और कंज्यूमर फोरम में उसको फाइल कर दीजिए। अब उसको 1 लाख रुपया भी कोर्ट से आदेश होगा जो तारीख देना पड़ेगा। जो हमको भाग दौड़ करना पड़ा, मानसिक तनाव हुआ, उसका हर्जाना 50-60 हज़ार अलग से देना होगा। और अगर आप उससे भी नहीं माने तो इवन जेल भी हो सकता है, मिनिमम 3 महीने की, मैक्सिमम 7 साल तक। डिपेंड करता है किस नेचर का आपका ये क्राइम है, बार बार करने वाले हैं आप, हैबिचुअल है कि पहली बार हुआ है, अमाउंट छोटा है कि बड़ा है, इससे जो हानि हुई है दूसरे पार्टी की वो कितना इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों को देख के फैसला होता है। सज़ा भी उसी के अनुसार होती है, क्षतिपूर्ति भी उसी के अनुसार मिलती है। तो एक चेक होता है आगे की डेट का, पोस्ट डेटेड चेक। एक चेक और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर चेक। ये हर चेक बियरर होता है और कुछ चेक में ऑर्डर लिखा होता है, तो ऑर्डर यहाँ पे टिक करते हैं। ऑर्डर चेक का मतलब ये होता है कि जैसे हमें सांभवी से 10,000 का चेक मिला, क्यों मिला, हो सकता है कि हमने कोई सामान उधार बेचा हो 10,000 का, तो इन्होंने हमें 10,000 का क्या किया, दे दिया। और हमें आशीष को भी 10,000 देना था, तो हमने चेक पहले आपसे लिया
और उसी चेक के बैक साइड में प्लेन खाली रहता है ऐसा, उसके चेक के पीछे प्लेन रहता है, तो उस पे आप लिख दीजिए कि प्लीज पे दिस अमाउंट ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर आशीष। पूरा लिखे, हाँ, तो उसमें आशीष कृष्णा लिख देंगे और साइन कर देंगे। साइन मेरा रहेगा सर कि जो भी होगा जो ट्रांसफर करेगा, जो एंडोर्स करेगा, तो मेरे पास चेक आया, तो मेरा वो हुआ चेक, तो मैं उसको एंडोर्स करूंगा आपके नाम से, तो वही चेक कहाँ चला गया? आशीष के पास। इससे क्या फायदा हुआ बताइए? हमें चेक बैंक में नहीं लगाना पड़ा, चेक लिया, बैंक में लगाते, फिर हमारे खाते में पैसा आता, फिर हम आशीष को नया चेक बनाते, फिर वो लगाते, फिर उनको पैसा मिलता। अभी क्या फायदा हुआ कि चेक हमें बैंक में नहीं लगाना हुआ, वही चेक हमने डाइवर्ट कर दिया। भाई किसी से लेना था, किसी को देना भी था, तो बैंक का काम ही नहीं हुआ, चेक ही को एक दूसरे से क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। एंडोर्स कर दिया, ए का चेक बी को चला गया, बी का चेक सी को चला गया, एंडोर्समेंट ऑफ चेक होता है। इस तरह के चेक का क्या नाम है? ऑर्डर चेक। कितने तरह के चेक हुए? एक चेक होता है, वो चेक होता है जो लेके जाएगा उसी को पेमेंट मिल जाएगा। ये सेल्फ विड्रॉल के लिए यूज होता है, या किसी के जरिए पैसे का, एटीएम से ज़्यादा पैसे निकालने हो, लिमिट से ज़्यादा, तो चेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रिस्क होता है, खोने पर, चोरी होने पर पैसा निकल सकता है अगर आप एक्टिव नहीं है तो। एक चेक होता है क्रॉस चेक, उस पर 2 लाइन हो जाती है। अब ये अकाउंट पेई चेक या क्रॉस चेक होता है। ये क्रॉस लगा हुआ है, ये मतलब सेंटर में हो सकता है? नहीं, इस सेंटर में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल, सेंटर में लगा देंगे कैंसिल हो जाएगा। खाली स्पेस पे अपर साइड, फेस के अपर साइड पे लगता है। अब इधर स्पेस नहीं होता तो लेफ्ट में लगा सकते हैं। तो अकाउंट पे ही चेक क्या होता है? आपके खाते में ही वो क्रेडिट होता है। सबसे ज्यादा उसी चेक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक चेक होता है स्टेल चेक। हर एक चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अब 3 महीने बाद उसे यूज करेंगे तो उसको स्टेल कहा जाता है। एक चेक और होता है पीडीसी। इसका फ्यूचर में लेन देन होता है, आगे का पैसा कोई लेना है, देना है, लेकिन कमिटमेंट आज करना है और पेमेंट बाद में देना है, तो एक एग्रीमेंट की तरह से ये काम करता है। तो हम लोग फ्यूचर का जो ट्रांजैक्शन है किसमें करते हैं? पीडीसी चेक से करते हैं। सब यही चेक अलग नहीं होता, इससे चेक एक ही रहता है, उसका अलग अलग यूज हो रहा है, अलग अलग नाम हो रहा है। फिर एंडोर्समेंट का जो होता है, इसको ऑर्डर चेक कहा जाता है। तो इसी चेक को, जैसे यहाँ अनुराग लिखा है, अगर अनुराग चाहते हैं कि शिवम को पेमेंट कर दें, तो इसका बैक साइड में जाएंगे तो प्लेन मिलेगा, तो अनुराग लिखेंगे कि प्लीज पे दिस अमाउंट टू मिस्टर शिवम श्रीवास्तव और साइन कर देंगे, तो वो पेमेंट शिवम बैंक से क्रेडिट करा सकते हैं, मतलब अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो किसी का चेक किसी और को ट्रांसफर करना हुआ तो वो ऑर्डर चेक का इस्तेमाल करें। नहीं, पेई पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, और इसको कट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब स्पेस बचता है बैक साइड। सर इसमें भी तो रिस्क है, कैसे समझा जाएगा कि वो सीओ में ये है?
यहाँ पे एक नाम है, पीछे लिखना होगा, या तो फिर क्या करिए, ऑर्डर चेक ही बना दीजिए। तो डायरेक्ट खाली उन्हीं का नाम लिख दीजिए, शिवम श्रीवास्तव का। बैंकों से ऑर्डर चेक भी आता है, बैंकों से क्या मिलता है, ऑर्डर चेक भी मिलता है। तो वहाँ नाम लिख दीजिए, ऑर्डर चेक क्लियर कर, रिसिप्ट शिवम को ही पेमेंट मिलेगा, वो एंडोर्स नहीं होगा। साइन अपना देगा, जो चेक देगा उसका साइन देगा। जिसका नाम से चेक फाइनली इश्यू होगा वही उसको एक्सचेंज करा पाएगा, उसे काउंटर पे एक्सचेंज करा पाएगा। मैंने बताया कि चेक में 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक होती है ड्रॉवर, एक होती है ड्रॉई, एक होता है पेई। ये 3 लोग होते हैं। ड्रॉवर कौन होता है, जो चेक ड्रॉ करता है, बनाता है, देता है। जिसका खाता होता है वही चेक बना के देता है, उसको बोलते हैं ड्रॉवर, चेक देने वाला। ड्रॉई कौन होता है, बैंक होता है, जहां चेक डिपॉजिट होता है। जैसे आपके पास एसबीआई का चेक है और आपने जमा कर दिया अपनी ब्रांच में, तो वो जो ब्रांच है आपका, वो ड्रॉई है। और जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है, मतलब अ पर्सन हु रिसीव द मनी, वो कौन है, पेई है। मतलब जिसको चेक से पैसा मिलने वाला है वो पेई होता है, हु रिसीव द मनी। तो हु ड्रॉ द चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर, where check is deposited is called drawee, and who receive the money is called pay. So there are 3 persons who are involved in check process: drawer, drawee and pay. 3 लोग होते हैं। चेक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट नंबर है। एक इंपॉर्टेंट नंबर है चेक नंबर, वो 6 डिजिट का ही होता है। उसके बाद बीच में एक 9 डिजिट का नंबर होता है, वो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस नंबर का मतलब होता है, शुरू के 3 डिजिट का मतलब किस सिटी का ये चेक है, उसके आगे का 3 डिजिट किस बैंक का ये चेक है, और लास्ट का 3 डिजिट बताता है कि किस ब्रांच का ये चेक है। और ये सीरियल नंबर है। जब भी चेक इश्यू होता है तो इस नंबर के आगे ही चेक इश्यू होता है, कोई भी नंबर नहीं इश्यू होता। इससे पता चलता है कि बैंक ने कितने चेक अभी तक इश्यू किए उस पर्टिकुलर ब्रांच में। चेक की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कुछ इसमें सिंबल्स बने होते हैं। एक जो लोगो होता है वो अल्ट्रा वायलेट इंक से होता है, तो वो चेक हो जाता है कि ऑथेंटिक है कि फोर्ज है, जाली है। इसके अलावा जो मेहराब जैसा बना होता है, वो एक तरह का कोडिंग होता है जो बताता है मशीन से कि ये जेन्युइन है। इसके अलावा रुपए का सिंबल भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन। जब बैंक में खाता खुलाते हैं तो उस वक्त साइन होता है, और जब हम किसी को चेक देते हैं तो वो साइन मैच करना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। तो अगर साइन मिसमैच करेगा तो बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस क्यों हो जाता है, इसके कई कारण हैं। पहला, इनसफिशिएंट फंड। आपके खाते में पैसा ही नहीं है तो बाउंस हो ही जाएगा। डिस्क्रिपेंसीज का क्या मतलब है, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है कि साइन मैच नहीं हो रही, डेट गलत पड़ी है। कई बार रुपया जो लिखते हैं उसको गलत तरीका से लिख देते हैं, दोहरा ओवर राइटिंग।
तो वो भी चेक बाउंस हो जाता है, ओवर राइटिंग से भी हो जाता है। 15,000 जैसे मैं बता रहा था कि रुपए में क्या होता है, जैसे लिखा है 2000, तो हमने लिख दिया 2000 रुपीज का चेक है, तो उसको वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है। तो हमने लिख दिया TOW2, जो कि गलत है, होना चाहिए था TWO2, तो चेक बाउंस हो जाएगा। कई बार चेक देने वाले कलाकारी करते हैं, अब उसमें नंबर में गलती से स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं और आपने जल्दीबाजी में चेक ले लिया। अब वो चेक बैंक में जाएगा तो बैंक देखेगा कि नंबर कुछ और लिखा है, वर्ड्स में कुछ और, मैच ही नहीं करेगा तो बाउंस हो जाएगा। आप बोलेंगे चेक बाउंस हो गया, तो बोलेंगे पैसा तो था खाते में, तो पता चला स्पेलिंग में एरर था, आपको भी ध्यान देना चाहिए था। तो वो बोलेगा आपको भी ध्यान देना चाहिए था, हमने चेक दिया था तो देखना चाहिए था। तो कई बार लोग जानबूझ के भी ऐसा कर देते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर। जिसने चेक काट के दिया है उसी ने क्या किया, बैंक में ब्रांच में कॉल करके बोला इस चेक को स्टॉप कर दीजिए, पेमेंट ना करिए, तो बैंक रोक देगा पेमेंट। लेकिन हमेशा नहीं करेगा बैंक, किसी जेन्युइन कारण से एक दो बार अगर ऐसा हुआ कि आपको लग रहा है कि गलती से चेक दिया गया है, पार्टी गलत है, पैसा फंस जाएगा, तो ब्रांच को कन्विंस करके चेक रुकवा सकते हैं, पेमेंट रुक जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, जैसे 3 महीना पुराना चेक है तो क्या होगा, बाउंस हो जाएगा, क्योंकि स्टेट चेक भी क्लियर नहीं होता। हाँ, डेट भी 10 तारीख का चेक है, 9 तारीख को बैंक पहुंच गए आप चेक लेके, तो थोड़ी ना पेमेंट मिलेगा। 10 तारीख या उसके आगे का 3 महीना, तभी पेमेंट आपको मिलेगा। इसे नोट कर लिए, जो पैसे रिसीव करता है। नहीं